Assalamu alaikum students, this is the biology class of Superior Group of Colleges. So today we will discuss chapter number 11 and the topic is reactions of photosynthesis. Okay. So हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यानी कि फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में क्या बनाना, फूड को बनाना। लेकिन ये किस तरह से होता है, इसके कौन से प्रोसेसेस हैं, क्या रिएक्शंस हैं, उनको देखेंगे ज़रा। तो एक ये इक्वेशन है जो इन तमाम रिएक्शन को सिंप्लीफाई करती है, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लाइट है, क्लोरोफिल है, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें दो रिएक्शंस हो रहे हैं, एक है रिडक्शन और दूसरी है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। जब ऑक्सीजन रिमूव होता है या ऐड होते हैं कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास पहले दो एटम थे, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। लेकिन जब वो अगर रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसमें ग्लूकोज के अंदर या शुगर के अंदर एक तीसरा जो एटम आपको दिख रहा है वो है हाइड्रोजन का। ऐसे ही है कि इसके अंदर एडिशन हुई है किसकी, हाइड्रोजन की। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। अगर हम दूसरी तरफ वाटर को देखें, रिएक्टेंट में इसके पास सिर्फ H और O प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन जब प्रोडक्ट बनते हैं तो इसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन इसमें से ख़त्म हो गया, क्योंकि वाटर ने क्या बनानी होती है, ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को इकट्ठे बोले तो हम ये कह सकते हैं दैट फोटोसिंथेसिस इज ए रिडॉक्स प्रोसेस। इसके अंदर दोनों रिएक्शन हुए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये इतना सिंपल नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में लिख दो तो सारा रिएक्शन हो जाए, ठीक है। इसमें सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं। तो दो रिएक्शन जो मेजर हैं वो है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से मुराद है कि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसको रिएक्शन के लिए लाइट चाहिए होगी, और डार्क रिएक्शन मतलब लाइट इंडिपेंडेंट है, अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तब भी ये अपना काम करेगा। तो आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। लाइट एनर्जी जो है वो क्या है, उसको हम बेसिकली सोलर एनर्जी कहते हैं। उससे यूटिलाइज करना, उसको कन्वर्ट करना किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये मैंने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और जो दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स हैं, उनकी हेल्प से। तो एनर्जी कन्वर्जेशन फेज भी इसको कहा जाता है। इसके जो मेजर प्रोडक्ट्स बनेंगे हम देखेंगे, NADPH2 है, ATP है और ऑक्सीजन बनेगा। और इसको स्टार्ट करने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, इसलिए इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें फोटोसिस्टम को डिस्कस करें तो इसके अंदर फोटोसिस्टम यानी कि क्लस्टर, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक जगह पर इकट्ठे होकर काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम। क्योंकि अगर एक अलग अलग काम करेंगे उनकी इतनी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी, जितनी सारे मिलकर काम करेंगे तो वो अच्छा रिएक्शन कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो एफिशिएंट करती हैं एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी। अगर आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में ऑर्गेनेलिस में क्लोरोप्लास्ट को, तो ये उसकी मेम्ब्रेन थी, डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना। ग्रेना का ये स्ट्रक्चर मैंने बड़ा किया है। ये जो है कलेक्टिवली ग्रेना कहलाते हैं, लेकिन ये अलग अलग थैलाकॉइड से मिलकर बने होते हैं। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन ग्रीन कलर की और इसके अंदर जो स्पेस आपको दिख रही है इसको थैलाकॉइड स्पेस कहते हैं। अगर हम इसमें से एक थैलाकॉइड को बड़ा करके देखें तो इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारे फोटोसिस्टम पड़ा होता है, ठीक है। ये फोटोसिस्टम के क्या पार्ट्स हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है। एंटीना किसी भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, या आप कह लो कि किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, लाइक रेडियो वेव्स को पकड़ने के लिए टीवी का एंटीना आप ऊपर करते हो, या गाड़ियों में लगे होते हैं उसको ऊपर करते हो, रेडियो में लगे होते हैं, तो वो किसकी चीज़ कहलाती है, एंटीना। मतलब कि वो चीज़ जो लाइट को कैप्चर करेगी, गैदर करेगी, वो यहाँ पे क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये हम किसके पार्ट पढ़े, फोटोसिस्टम के। एंटीना कॉम्प्लेक्स सबसे पहले चीज़ आएगी, यानी कि उसने लाइट को पकड़ना है। लाइट कौन पकड़ते हैं, पिगमेंट्स, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स। कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनाइड्स, ठीक है। चैनल एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर, ये क्या करेंगे, यहाँ पे जरा देखें। अगर आपको ये सारी चीज़ दिख रही है तो ये जो ग्रीन कलर के इसमें प्रेजेंट है ये क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल A है, B है और कैरोटीनाइड है। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी चीज़ है, एक ब्लॉक्स है, ये क्या है, रिएक्शन सेंटर है। जब यहाँ से एनर्जी आएगी वो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, किसको ट्रांसफ़र होगी, रिएक्शन सेंटर को, वहाँ पे जहाँ से इस रिएक्शन ने स्टार्ट होना, ठीक है। लाइट एनर्जी से रिएक्शन स्टार्ट हो गया, अब फर्दर किस तरह से जाएगा, रिएक्शन सेंटर में भी एक क्लोरोफिल A प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी बाहर जो है वहाँ पे क्लोरोफिल A, B, कैरोटीनाइड तीनों चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्शन सेंटर में क्या प्रेजेंट है, पर्टिकुलरली क्लोरोफिल A। उस तक जब ये लाइट आएगी, जब एक्साइटेड होकर ये लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, वो रिएक्शन सेंटर में एक दूसरा चीज़ पड़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
क्या होगा, ये फोटॉन्स होते हैं जो एनर्जी लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, उनको फोटॉन कहते हैं। वो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे जो मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएंगी, वो एक्साइटेड हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो वो जंप करके दूसरे चीज़ के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए के बाद जब एनर्जी आएगी तो वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। प्राइमरी किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो सबसे पहले काम करती है, बुनियादी काम करती है, ठीक है। तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, ठीक है। अब ये किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होने लगी है केमिकल एनर्जी में। अब उसके बाद क्या होगा, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पकड़ेगा तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो मूवमेंट के साथ अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। वो जो एनर्जी लूज़ होती है वो ATP बनाने के लिए यूज़ होती है। एक प्रोसेस है केमियोस्मोसिस, तो वो किस तरह से होता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ें, अभी हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम, ये जो मैंने आपको बताया पूरा एक क्लस्टर होता है पिगमेंट्स का, उनको फोटो सिस्टम कहते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल की अगर हमने बात की थी तो क्लोरोफिल जो होते हैं, क्लोरोफिल ए की भी आगे से डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पर्टिकुलरली ये रेड लाइट को पकड़ते हैं, लेकिन रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो 620 से 750 नैनोमीटर तक है, ठीक है। तो अब क्लोरोफिल ए के वो पिगमेंट जो पर्टिकुलरली 700 नैनोमीटर की रेड लाइट को पकड़ते हैं या उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम 1। और वो क्लोरोफिल ए के वो पिगमेंट्स जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 680, क्योंकि वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को पकड़ते हैं। अच्छा, जिनका नाम हरगिज इसलिए नहीं दिया गया कि ये पहले आते तो इसको 1 कहेंगे, इसको ये बाद में आते तो इसको 2 कहेंगे, नो। इसका नाम इसकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी की बेस पे दिया गया। पहले जो है ये डिस्कवर हुआ था इसलिए इसको फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, बाद में फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ था इसलिए उसको इस तरह से नाम दिया गया। उसके बाद हमने जो बात की यहाँ पे ATP बनने की, तो ATP बेसिकली किस तरह से बनती है, जो थैलाकोइड ये जो स्पेस है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ADP और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब ये इसको एनर्जी मिलती है, जो कि किसकी एनर्जी है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो एनर्जी को लूज करते हैं, उस एनर्जी को यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। अब उस एनर्जी को यूटिलाइज करके ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ADP में ऐड होकर क्या बनाता है, ATP बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फोरस ग्रुप या फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं फॉस्फोराइलेशन की। एक होती है नॉन साइक्लिक, यानी कि इसके अंदर कोई साइकिल नहीं बनता, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। एक होती है साइक्लिक, यानी कि इसके अंदर एक कंप्लीट साइकिल बन रहा होता है। तो अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसमें कोई साइकिल नहीं बन रहा, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पे एंड पॉइंट है। बोथ फोटो सिस्टम 1 और 2 आर इन्वॉल्व, इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। अब सबसे पहले देखें क्या होगा, फोटो सिस्टम 2 पर है जिसके पास कौन सी नैनोमीटर की एब्जॉर्बेंस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है 680 नैनोमीटर की, ठीक है। उसके बाद फोटो सिस्टम 1 पर है, जब लाइट यहाँ पर आएगी तो जिस तरह से फोटो सिस्टम पे मैंने बताया था पिगमेंट्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर में है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जब इलेक्ट्रॉन चले गए दो तो पीछे क्या बन जाता है, एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, होल। अब उस होल को किसने फिल करना है, क्लोरोफिल ए के अंदर जो होल बना है, क्योंकि क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चले गए हैं तो पीछे तो क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल ए है उसकी क्या होगी, वो ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों, क्योंकि हमने कहा था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या हो गया, क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइज हो गया। अब उसको भूख लग गई है किसकी, उसको मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, क्योंकि ये चेन है तो चेन चलने के लिए मुसलसल इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे होगी वाटर की लिसिस होगी। जब वाटर को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके 2 प्रोटॉन निकलते हैं, ऑक्सीजन निकलता है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जो ऑक्सीजन है वो तो आप लोगों को पता है एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो इस प्रोसेस से जरिए जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस, यानी कि लिसिस मतलब ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, किसकी ब्रेक डाउन, वाटर की ब्रेक डाउन। उसके नतीजे में ऑक्सीजन बनती है, वो आपकी एटमॉस्फेयर में आती है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं ये बाकायदा फिर किधर यूज़ होते हैं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। अब यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइज हो गया, उसकी ऑक्सीडाइजिंग वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, उसको मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वाटर की ब्रेकडाउन से। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी इसको मिल गए तो फर्दर ये रिएक्शन अब चलने लग गया। प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 चीज़ें हैं, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसायानिन। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा है क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, साइटोक्रोम के, और ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है, और प्लास्टोसायानिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन मूव करते करते कहाँ पर आ रहे हैं, मूव डाउन एंड कम टू द फोटोसिस्टम 1। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव करते हुए अपनी क्या कर रहे हैं, एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, और वो एनर्जी कहाँ पे यूज़ हो रही है, एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके एटीपी बनाने में। तो यहाँ पे आप देख लें कि पहली चीज़ क्या बनी, ऑक्सीजन बनी जो कि एटमॉस्फेयर में गई। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन मूव डाउन कर रहे हैं उसके नतीजे में एटीपी बन रही है, ठीक है, जो कि एनर्जी करेंसी है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए हैं, नीचे आ गए, फोटोसिस्टम 1 के पास आ गए, जो कि कौन सी नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, 700 की। अब ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल बना हुआ है, किस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी क्योंकि पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, इस तरह से ये भी तो एक फोटोसिस्टम है, इसमें भी लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स प्रेजेंट है। यहाँ से लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होकर ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं, यानी कि यहाँ पर भी एक होल बन चुका है। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है वो भी क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन पीछे से आ रहे हैं उसको जो है एक्सेप्ट करेगा, और वो वापस इसको किधर भेज देगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद अब दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ रही है। तो सेट है पहले का फोटोसिस्टम 2 का, फिर फोटोसिस्टम 1 का, अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आई, उसमें फेरिडॉक्सिन प्रेजेंट है हमारे पास, वो भी क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। उसके बाद एक NADP प्लस रिडक्टेज है, ये इंजाइम होता है। ये क्या करता है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो पीछे से चलते हुए आ रहे थे उसको ऐड करता है NADP में, ठीक है, और 2 प्रोटॉन ऐड होकर NADPH2 बना देते हैं। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ पर रिडक्शन हो रही है और ये जो रिड्यूसिंग पावर है ये फर्दर यूटिलाइज होगी, जो डार्क रिएक्शन हम लोगों ने कहा था वो आगे जाके डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें बनी, ऑक्सीजन बना, ठीक है, ATP बनी और NADPH2 बना। ये 3 चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं किसकी, लाइट रिएक्शन की, और बाद में ऑक्सीजन तो अभी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ATP और NADPH जो है वो केल्विन साइकिल जो डार्क रिएक्शन है उसमें यूटिलाइज होगा और क्या बनाएगा, शुगर बनाएगा। क्यों, इस तरह से वो रिड्यूसिंग पावर जो है NADPH2 की, उसकी रिड्यूसिंग पावर को यूज़ करके शुगर बनेगी। वो किस तरह से बनेगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इसका दूसरा नाम क्या है, इसको जी स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आप देखें अगर हॉरिजॉन्टली तो ये जिग-जैग पाथवे है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से जो जिग-जैग पाथवे बनता है इससे जी शेप बनती है, इसलिए इसको जी स्कीम भी कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन जी स्कीम के हवाले से पूछा जाए तब भी आप इसी को लिखोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।